अरे ये शेखर कहाँ चला गया? आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कमरे में तलाश रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ खुदकुशी करने आया था? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए ना, माँ जी बहुत परेशान है और जो वो चाहती हैं वो हो नहीं रहा। डरो मत, जो अपने तकदीर में होगा होके रहेगा। भैया, भैया ये रवि हैं और रवि ये मेरे भैया हैं। अच्छा अच्छा, मदन भैया नमस्ते। दिन भर आपकी बहुत तारीफ करती है सपना। मैं आपसे मिलने आया था। आप थोड़ा देर कर दिया आने में और मुझे भी देर हो रही है। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आपसे मिलूंगा। आज के बाद यहाँ आने की जरूरत मत करना और ना सपना से मिलने की कोशिश करना। गेट आउट। ओके, आई से गेट आउट। सपना। जी भैया। मैं कुछ और सोचता हूँ और तू ये क्या कर रही है? आज के बाद से इस बदमाश से मिलने की जरूरत मत करना और जाओ घर में। ओके भैया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। मदन बेटा कहाँ थे इतने दिन? मैं बिजनेस में उलझा हुआ था और उस बिजनेस की उलझन को सुलझाने के लिए शेखर के पास आया हूँ। माँ जी ये आपकी बहू? हाँ, ये मेरी बहू संजना। संजना, ये मदन है, शेखर का दोस्त। शेखर कहाँ है? ऊपर होगा अपने कमरे में। ठीक है माँ जी, मैं शेखर से मिल लेता हूँ। अच्छा तुम मिल लेना, हम मंदिर होके आते हैं। मोती। आया मालकिन। ठीक है, कोई हमारी फिक्र ही नहीं करता। बाजार जाने का मौका ही नहीं मिलता। मालकिन आप बाजार जा रही हैं क्या? अरे हम बाजार लेके आते हैं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? हम मंदिर जा रहे हैं, जो चाहिए ले लेंगे। आओ हमारे साथ। अच्छा चलिए। हाय शेखर। अरे मदन, आज यहाँ कैसे? आओ बैठो बैठो। कहाँ थे इतने दिन? कहीं आने जाने से फायदा होता तो नोटों का बंडल तेरे पास लाता और अपना बोझ कम कर लेता। लेकिन आज तेरे पास कुछ लेने को आया हूँ। नो मदन नो। पहले का सब क्लियर कर दो, बाद में की बात बाद में। मेरे घर के पेपर तुम्हारे पास गिरवी हैं। ब्याज लेते रहो और ताल्लुकात रखो। वो तो रहेंगे यार। ताल्लुकात कहाँ रखा है? शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं।
एक ऐसा मोती तुम्हारी अंगूठी में जड़ता कि तुम चमक उठते और मेरा भी काम हो जाता। तुम्हारा काम? हाँ, मुझे भी लगता कि मैंने शेखर के लिए कुछ किया। खैर, जो होना था सो हो गया। माँ जी के सब्र का बांध टूट चुका है। अब वो अपनी वंश को बढ़ाने के लिए औलाद चाहती हैं और इसके लिए वो मंदिर में जाके पूजा पाठ करवा रही हैं। करने दो उसको पूजा पाठ, शायद इसमें कोई रास्ता निकल आए। अरे चंदा जी भाभी। जरा अपने भैया को फोन तो लगा। जी। उनका मोबाइल नहीं लग रहा, उनके ऑफिस में लगा। हाँ, ऑफिस का नंबर? ऑफिस का नंबर तुझे नहीं पता? नहीं। हाँ चल इसमें देख, डायरी में लिखा जी। होगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ। चंदा ही नाम है ना तुम्हारा? जैसा चेहरा वैसा तुम्हारा नाम। वाह, क्या नाम है तुम्हारा। भाभी जी किचन में है। वो मिले ना मिले, तुमसे तो प्यार कर लूं। ये क्या बदतमीजी है? अरे बेबी, बदतमीजी कहाँ, मैं तो तुम्हें तमीज सिखा रहा हूं। भाभी। अगर कोई प्यार से कुछ कहे भाभी। तो उसका जवाब प्यार से देना चाहिए। भाभी। रवि, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसे। रोमांस संजना, रोमांस। क्या इन गरीबों को रोमांस करने का हक नहीं है? मैं इनका हक अदा कर रहा हूँ। शट अप। तुम अंदर कैसे आए? शेखर ने कहा था जब जी चाहे तुम घर पर आ जाना। एक बात कान खोलकर सुन लो, चंदा हमारे घर की सदस्य है, नौकरानी नहीं, समझे? अरे इनसे प्यार नहीं करूं तो क्या तुमसे प्यार करूं? चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। और तुम्हें इसे बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? हाथ पकड़ते ही मुंह पे चाटा मारती, ताकि दोबारा जुर्रत ही नहीं करता। भाभी जी वो आपके मेहमान थे इसीलिए। ठीक है, पर दोबारा उसे अंदर मत आने देना। जी। और मोती को भी समझा देना। शेखर, ओ शेखर, इसका कोई फायदा नहीं संजना। शेखर, क्या पागलपन है संजना, मैंने कहा ना इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह अपने आप को तपाकर जीना अच्छी बात नहीं है।
क्या यही है तुम्हारी तपस्या? पानी और आग पे चलना? पानी और आग पे चलना सिर्फ कहानियों में संभव है संजना, और ये हकीकत है, हकीकत। आप खुद कभी बारूद की हिफाजत नहीं कर सकते संजना, और अगर वो बारूद फट पड़ा जो तुम्हारे अंदर दहक रहा है तो उसकी लाव की बाहों में हम सब बह जाएंगे, सब। बचाओ हमें भी और अपने आप को भी। हट जाओ मेरे रास्ते से। संजना, संजना, क्या हुआ संजना? चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल इनके दिमाग में किसी सोच का असर है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है और जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। चिंता की कोई बात नहीं है। भाभी जी फिक्र मत करो, बाजार हम लाएंगे हम। हाँ भाभी, हम दोनों बाजार भी जाएंगे और घर का पूरा काम भी करेंगे। हाँ। अब बेफिक्र आराम कीजिए, ठीक है? चलो मोती, शेखर भैया आ रहे हैं। इस तरह बार बार माफी मांगने के बाद अपना मतलब खो चुकी है संजना। तुम प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो और मेरी तरफ नहीं, अपनी आप की तरफ देखो। मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। क्या सोचते हैं आप? यही कि तुम जवान हो, तुम्हारे भी कुछ अरमान हैं, और यहाँ पे तुम्हारे आंखें जो सपने देख रहे वो हकीकत में नहीं बदल सकते संजना। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। शेखर, कभी कभी मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहता। इस बात से आपको परेशानी हुई होगी, मुझे माफ करना। भैया, मैंने तुझे मना किया था ना, सपना से मिलने की जरूरत मत करना। तुझे भी तो मना किया था कि ऐसे आवारा बदमाश से मिलने की जरूरत नहीं है। मेरी आप इंसल्ट कर रहे हैं? इंसल्ट? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो भैया, चलो। प्लीज भैया।
आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं, मुझे याद है, तुम भूखी और प्यासी हो। ये प्यास तो पानी से बुझ गई, पर खैर, अगर मुझे तुम्हारा ख्याल न होता तो आज भी मैं घर देरी से आता। संजना, तुम मेरे जैसे पति के लिए व्रत क्यों रखती हो? आप जो भी हो, आपका स्थान वही है जिसके लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। अब जो भी हो, जो होगा वो दुनिया देखेगी। हे भगवान, मेरे पति पर रहम करना, कुछ चमत्कार दिखाइए ताकि मेरे पति की जिंदगी में फिर से बाहर आ जाए, सब ठीक हो जाए, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान। आ गई पुजारन पूजा करके। मंदिर मैं भी जाती हूँ, जो मांगती हूँ मिल जाता है, ये मेरी श्रद्धा है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने मांगा, मेरे बेटे की शादी हो गई, और संतान के लिए तू मांग रही है और मैं भी मांग रही हूँ। 2 साल हो गए शादी को और अभी तक इस कोठी में कोई बच्चे की कोई किलकारी की आवाज नहीं गूंजी। कोई खास वजह? शेखर तो हर बात को तकदीर का लेखा जोखा समझकर दर्द के घुट पी लेता है, उफ तक नहीं करता। और तुम? सच तो है माँ जी, ये तकदीर ही की तो बात है कि किसको कब क्या मिले। तकदीर की दुहाई कमजोर दिया करते हैं, मैं कर्मों पे भरोसा करती हूँ। तुम दोनों डॉक्टर और हकीमों के यहाँ चक्कर काटते हो। शेखर में कोई कमी होती तो वो मुझे जरूर कहता। फिर क्या वजह है कि अभी तक बच्चे नहीं हुए? माँ जी, आपकी तजुर्बेकार निगाहों ने बहुत पहले ही मेरी कोख को अच्छी तरह से टिटोल लिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब मैं मां नहीं बन सकती। यानी तो बांझ है, एक बंजर जमीन जिसमें जितनी भी खाद डाली जाए कुछ नहीं होगा। माँ जी, यूं समझो कि पहली और आखिरी बार मुझे माँ बोल रही हो। आज के बाद तुम्हारा मेरा और मेरे बेटे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और खबरदार, जो तुमने किसी से कहा कि मैंने तुम्हारा रास्ता रोका। नहीं कहूंगी। अब जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा और जरूर करना होगा। मैं चाहती हूं कि इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, और जैसे कि तुम बांझ हो
अब तुम्हारी इस घर को जरूरत नहीं है। तुम ये घर, ये शहर छोड़ के अपने पिता के यहाँ चली जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम समझ रही हो। तुम दोबारा आने की कोशिश मत करना। वहां पहुंचते ये संदेशा भी पहुंचा देना कि तुम्हारी मौत हो गई। सचमुच की नहीं, झूठ मूठ की ही सही, ताकि शेखर को यकीन हो जाए और वो दूसरी शादी कर ले। अगर दूसरी भी औलाद नहीं दे सकी तो? बंद कर अपनी काली जुबान और सुन। और अगर दूसरी भी न दे सकी तो तीसरी लाऊंगी, फिर चौथी लाऊंगी। मैं किसी भी कीमत पर अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तुम आज बल्कि इसी वक्त शेखर को और इस घर को छोड़कर चली जाओ। शेखर से कोई बहाना करके चली जाओ। जितना रुपया चाहिए मैं दे दूंगी। और हाँ, अपनी मौत की खबर जरूर पहुंचा देना। जाओ, चली जाओ। यानी तो बांझ है, एक बंजर जमीन जिसमें जितनी भी खाद डाली जाए कुछ नहीं होगा। तुम्हारा, मेरा और मेरे बेटे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। एक बंजर जमीन जिसमें जितनी भी खाद डाली जाए कुछ नहीं होगा। यानी तो बांझ है। माँ, वो संजना के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो अकेली जाएगी या हमारे साथ में? हाँ, माँ को भी साथ ले जाओ ना। मतलब तुम्हारे लिए भी। नहीं, काफी लंबा सफर है। मैं अकेले ही चली जाऊंगी। माँ जी परेशान हो जाएंगी। लेकिन संजना, वो इस वक्त तुम्हें कोई फ्लाइट भी तो नहीं मिलेगी। मैं ट्रेन से ही चली जाऊंगी। संजना, देख लिया, बहू के घर से जाते ही मालकिन ने क्या रंग बदला। पता नहीं क्या सोचती रहती क्या है। बोल रहा है? चुप। माँ जी ने सुन लिया तो घर से बाहर निकाल देंगी। अरे कर दे बाहर, कर दे। मेरा क्या है? अरे ससुरी, कम से कम इतना तो मालूम पड़े बहू को घर से क्यों निकाला। और देवी जैसी बहू ने उफ तक ना किया। ये अच्छा सुलूक नहीं किया मालकिन ने, ये अच्छा सुलूक नहीं किया। ये पूरा घर खाली सा लगता है, खाली सा लगता है। हाँ मोती, मेरा भी यहाँ काम करने का मन ही नहीं करता है। हेलो, क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ? रो क्यों रही है? मेरी बहू संजना का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या बोल रही हैं आप माँ जी? इसकी मौत हो गई। कितनी अच्छी थी मेरी बहू। मैं भी कितना बदनसीब हूं मां, उसके आखिरी वक्त उसे देख भी नहीं सका। 4 दिन बाद पहुंचा उसके घर मां। उसके पिताजी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं मानता हूं मां, मैं मानता हूं, जो होना था वो तो हो गया। और अब मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कह रहे? ये मुझसे नहीं होगा मां, ये मुझसे नहीं होगा। शेखर,
शेखर और सपना की शादी की बात छेड़कर आपने तो मुझे संकट में डाल दिया। संकट? किस नहीं, बात नहीं, का संकट बेटा? मुझे ना, किस नहीं, बात नहीं, का संकट बेटा? मुझे ना नहीं है, लेकिन शेखर शादी के लिए हाँ करेगा। यूं समझो शेखर ने हाँ कर दी शादी के लिए। बेटा जाओ, जाके फौरन अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। अच्छा आंटी। नमस्ते बेटा। शेखर, तू शेखर नहीं, खुदगर्ज है, खुदगर्ज। अपनी माँ को जिंदगी देने के लिए और कितनों को चिता में जिंदा जलाएगा तू। एक तो तड़प तड़प के दुनिया से चल बसी, अब दूसरी को तड़पाएगा तू। क्या ये पत्नी भी तेरा वैसे ही साथ निभाएगी जैसे पहले पत्नी संजना ने निभाया था? नहीं हो सकता है ये तुझे कहीं का ना छोड़े। इस सदमे से तेरी माँ मर जाएगी। सच तो ये है कि तू बदनसीब है। तेरी जिंदगी का साया इस दुनिया के लिए मनहूस है। इस साये को तू हमेशा के लिए खत्म कर दे। ना तू जिंदा रहेगा, ना तेरी आंखें ये दुनिया देखेगी। खत्म कर दे अपने आप को शेखर, खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे अपने आप को शेखर, खत्म कर दे। तेरी जिंदगी मनुष्य है इस दुनिया के लिए। खत्म कर दे अपने आप को, तुझे जीने का कोई हक नहीं। खत्म कर दे अपने आप को, तुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं जिंदा कैसा? मैं तो मर चुका था। मैंने तो जहर पिया था ना। मैं बच कैसे गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। नहीं, मैंने तो जहर पी लिया था। मैंने तो जहर पी लिया था, फिर भी बच गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? बोतल तो पूरी खाली हो गई, फिर भी बच गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मुझ में कौन सी शक्ति आ रही है? ये मुझ में ये लहर, ये उमंग कैसे? क्या वो मेरी खोई हुई ताकत वापस हो गई? क्या मेरी खोई हुई ताकत वापस आ गई है? हाँ, लगता है वो जहर मेरे लिए अमृत बन गया है। ये ऊपर वाले का करिश्मा है। हाँ, ये चमत्कार, ये ऊपर वाले का करिश्मा है। हाँ,
इनके जिस्म में जहर का असर है। एंड शी इज नो मोर। व्हाट? हाँ शेखर, ये पुलिस केस है। यस। क्या हो गया ये? आई एम सॉरी शेखर, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माँ मैं तो, प्लीज डॉक्टर, जो जहर सपना के जिस्म में मिला वो जहर ये है। मुझे क्या पता था, जो जहर मैं पी लूंगा वो मेरे लिए अमृत बन जाएगा और वही अमृत मेरे पूरी जिंदगी में जहर घोल देगा। न चाहकर भी मुझे वो घूंट पीना होगा, जीकर भी मरना होगा, मरकर भी जीना होगा। मैं हूं सपना का कातिल, मैं हूं सपना का कातिल। इंस्पेक्टर साहब, इसमें से कोई भी कातिल नहीं है। आप कौन है? मैं रवि मल्होत्रा। सपना मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके साथ सिर्फ वक्त गुजारा करता था। उसने अपनी शादी से पहले मुझे कहा था कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मेरे इनकार करने पर उसने मुझे धमकी दी कि मैं शादी की रात जहर पी लूंगी। जो उसने कहा वो कर दिखाया। शेखर, मुझे माफ कर दे यार, क्योंकि लोगों के बहकावे में आके मैंने तुझे बहुत भला भला कह दिया, लेकिन हम लोगों की दोस्ती बरकरार रहेगी। थैंक यू यार। शेखर भैया, हमारे पेट में आग का लावा सा फट रहा है। अगर नहीं बोलूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप ना भी बोलेंगे तो भी मैं बताऊंगा और सबको बोलूंगा। भाभी को घर से निकालने में मालकिन का हाथ है, बच्चा ना होने की वजह से। क्यों चंदा? हाँ भैया, आज ही हमने भाभी को खबर दी कि सिर्फ हम जानते हैं कि भाभी जिंदा है, और वो भी मंदिर के पुजारी के यहाँ मोती ने उन्हें देख लिया था, तब हमें पता चला। कुछ भी हो मालकिन, आपने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया मालकिन आपने। हाँ संजना, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी जिंदगी तो एक सबक बनकर रह गई। आज की दुनिया में लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके कदम डगमगा जाते हैं। तू तो मुझे देवी लगी। तूने जो कुछ किया कोई और नहीं कर सकता। आज के बाद तेरे हिस्से के सारे आंसू मैं पी लूंगी। मुझे माफ कर देना बेटा।